इमेजिन करो एक छोटा सा ड्रोन जो एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के अंदर भेजा, 1300 किलोमीटर अंदर तक। ये सिर्फ एक अटैक नहीं है, ये सिग्नल है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स अब पुरानी नहीं रही। यूक्रेन के ड्रोन्स ने रशिया के इंडस्ट्रियल प्लांट्स को हिट किया और रशिया अब पोक्रोवोक्स के अंदर अपनी फोर्सेस को टाइटन कर रहा है। अगर हम देखें तो ये वॉर सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं बल्कि पावर, टेक्नोलॉजी और इन्फ्लुएंस के लिए है। इस वीडियो में हम इस कॉन्फ्लिक्ट को आज डिकोड करेंगे कि आखिर इस कॉन्फ्लिक्ट का रियल मीनिंग क्या है, कैसे हम इसको लिंक कर सकते हैं विद आईआर थ्योरीज लाइक रियलिज्म, न्यो रियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एक्सेट्रा। और हम देखेंगे कि इस पूरे यूक्रेन रशिया वॉर का क्या इम्प्लीकेशन होगा इंडिया पर और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को हम रोकें। तो अगर अभी हम ये जो करंट सिचुएशन है इसको एनालाइज करें तो देखिए हुआ क्या कि यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन्स ने रशिया के अंदर एक इंडस्ट्रियल प्लांट पे अटैक किया जो कि अप्रोक्सीमेटली 1300 किलोमीटर तक अंदर लोकेटेड था। ऐसा हमें पहली बार देखने को मिला कि यूक्रेन ने इतनी दूर तक कोई स्ट्राइक की। रशिया के फोर्सेस भी दोनेस्क के पोक्रोवोक्स रीजन में एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। एक तरफ ड्रोन स्ट्राइक्स और दूसरी तरफ आर्टिलरी और मिसाइल्स। दिस इज नाउ हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर में क्या होता है, बेसिकली ड्रोन्स, साइबर अटैक्स, प्रोपोगेंडा, सैंक्शंस, मीडिया नैरेटिव्स, इस सबको साथ में यूज किया जाता है। यानी ये 21st सेंचुरी का एसिमेट्रिक वॉर है जहां हमें टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों ही वेपन्स देखने को मिल रहे हैं। बट क्वेश्चन ये है कि ये सब हो क्यों रहा है, क्यों आखिर यूक्रेन रशिया पर ड्रोन अटैक्स कर रहा है, ठीक है, वो भी 1300 किलोमीटर तक अंदर तक। व्हाई इज दिस हैपनिंग? तो आखिर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यूक्रेन चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि वो कमजोर नहीं है। अगर आप देखोगे तो रशिया के आगे यूक्रेन तो एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वो ये नहीं दिखाना चाहता है कि वो कमजोर है। वो दिखाना चाहता है कि वो रशिया के अंदर तक पहुंच सकता है। ऑन द अदर हैंड रशिया ये दिखाना चाह रहा है कि उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, रशिया का जो पहले अगर आप देखो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, ठीक है, सोवियत यूनियन के टाइम पे, उससे काफी ज्यादा कम हो गया है। लेकिन फिर भी रशिया अभी दिखाना चाहता है कि उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अभी भी पावरफुल है। ओवरऑल अगर हम इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो ये सिर्फ यूरोप का इशू नहीं है, ये पूरा एक ग्लोबल रीऑर्डर का साइन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जैसे कि यूएस और नेटो की डोमिनेंस चैलेंज हो रही है और एक नया ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा है विच इज द रशिया चाइना ब्लॉक। सो बेसिकली इसमें हम कह सकते हैं कि हम एक ओल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड, ओके, ओल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड जो कि डोमिनेटेड था बाय द वेस्ट, उससे हमें एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो एक ओल्ड यूनिपोलर वर्ल्ड से हमको एक मल्टीपोलर वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। दिस इज द ओवरऑल changing international political order that we are witnessing currently and the reason that why this conflict is happening. Now let's discuss कि इस पूरे ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो सिचुएशन चल रही है रशिया और यूक्रेन की, इसमें जो आप पीएसआईआर में थ्योरीज पढ़ते हो, रियलिज्म की हो गई, न्यू रियलिज्म की हो गई, लिबरलिज्म की हो गई, इसको आप कैसे लिंक कर सकते हो? तो देखिए रियलिस्ट स्कॉलर्स कौन कौन है, जैसे कि आपके हो गए मॉर्गेंथी हो गए, क्वेनिट्स वॉल्स हो गए एक्सेट्रा, ये कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो एनार्किक है। ओके, द वर्ल्ड इज एनार्किक और सभी जो नेशन स्टेट्स हैं, ओके, वो अपनी पावर और सिक्योरिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर हम इसको अप्लाई करें तो हम देख रहे हैं कि रशिया अपना बफर जोन चाहता है और यूक्रेन अपनी सोवरेनिटी। और हम अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि वॉर इनएविटेबल हो जाती है जब आपका सर्वाइवल स्टेक पर होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन लिंक द रियलिस्ट थ्योरी ओवर हियर कि दोनों रशिया और यूक्रेन अपनी पावर और सिक्योरिटी प्रिजर्व करना चाहते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड बाय रियलिस्ट लाइक मॉर्गेंथ्यू एंड वॉल्स। अब अगर हम यहाँ पे न्यो रियलिज्म की बात करें जिसमें दो तरह का होता है, डिफेंसिव और ऑफेंसिव रियलिज्म, तो जहां पर हम देख रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो से सपोर्ट मिल रहा है तो ये एक बैलेंसिंग कोएलिशन है। और वहीं रशिया दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रशिया जो है वो ऑफेंसिव रियलिज्म फॉलो कर रहा है, जिसके अंदर ये होता है कि आप डोमिनेट करिए बिफोर आपके ऊपर अटैक हो जाए। ओके, आप पहले से ही ऑफेंसिव मैकेनिज्म में रहिए, डिफेंसिव मत रहिए। तो ऑफेंसिव रियलिज्म हमें कहीं ना कहीं रशिया के एक्ट से देखने को मिल रहा है।
एक थ्योरी हम लिबरलिज्म भी पढ़ते हैं कि भाई इकोनॉमिक ट्रेड हो रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है, वो सब लिबरलिज्म होता है। लेकिन ये जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर कहीं ना कहीं लिबरलिज्म की थ्योरी को बहुत ज्यादा चैलेंज हो रहा है और उसको क्वेश्चन किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन ये फेल हो चुके हैं वॉर को प्रिवेंट करने में। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी कहीं ना कहीं पीस नहीं ला पा रही है, और सैंक्शंस ने और ज्यादा डिवाइड कर दिया है चीजों को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टिविज्म। कैसे हमें कंस्ट्रक्टिविज्म की एप्लीकेशन दिख रही है इन दी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो रशिया की जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं सोवियत लीगेसी पे बेस्ड है, ओके। और यूक्रेन चाहता है एक यूरोपियन आइडेंटिटी। सो बेसिकली अगर हम देखें तो वॉर यहाँ पर नैरेटिव्स के बीच है, जैसे कि कौन ईस्टर्न यूरोप का फ्यूचर डिफाइन करेगा। सो दिस इज हाउ द आइडेंटिटी इज लिंक्ड ओवर हियर, कि रशिया सोवियत लीगेसी चाहता है और यूक्रेन चाहता है कि उसको एक यूरोपियन आइडेंटिटी मिले। लास्ट इसमें अगर हम डिस्कस करें एक और आपका इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरनेशनल थ्योरी से लिंक कॉन्सेप्ट विच इज अबाउट मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो वो हमने काफी देखा कि अब यूएस डोमिनेटेड यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर से हमको एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर दिख रहा है, जहां पे हमें चाइना दिख रहा है, हमें यूरोप का इमरजेंस दिख रहा है, हमें ग्लोबल साउथ का इमरजेंस दिख रहा है, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, ओके। तो इसमें अब चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर ऐसे ही हो रहा है कि एक तरफ हमें जैसे कि यूएस की जो यूनिपोलैरिटी है वो हमें इरोड होती हुई दिख रही है। फिर हमें एक साइबर वॉरफेयर देखने को मिल रहा है। एनर्जी जियो पॉलिटिक्स भी है, ओके। फॉर एग्जाम्पल यूरोप की जो डिपेंडेंस है रशिया की गैस पर, उसने भी काफी ज्यादा अलायंसेस को शेप कर दिया है। चाइना का बैलेंसिंग रोल हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर मे बी वो पोर्ट्रे कर रहा है खुद को एज अ पीस ब्रोकर। और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू इफेक्टिवली प्रिवेंट दिस रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। नाउ व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। तो यहां पर अगर हम देखें तो इंडिया का रोल ना बहुत ही ज्यादा चेंज हो रहा है इन दिस ग्लोबल चेस बोर्ड। तो सबसे पहले तो देखो इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ रशिया से भी डिफेंस एनर्जी इस सब में एंगेज कर रहा है, दूसरी तरफ यूएस के साथ भी इंडिया को एंगेज करना है टेक्नोलॉजी में, इंडो पैसिफिक में। तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी हो जाएगा इंडिया के लिए कि कैसे वो इस टाइम पर जहां पर दो ब्लॉक्स इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करें। दूसरा अगर हम देखें तो इंडिया का एनर्जी डिप्लोमेसी पे भी इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे कि इंडिया ने रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल लिया डिस्पाइट द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। ये कहीं ना कहीं इंडिया का एक रियलिस्ट प्रैग्मेटिज्म भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर हम और इम्प्लीकेशंस की बात करें इंडिया पे, तो इंडिया को एक ग्लोबल साउथ लीडरशिप, ग्लोबल साउथ की वॉइस बनने का भी यहाँ पर मौका मिल रहा है। पूरे कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर अगर हम देखें तो इंडिया ने एक न्यूट्रल स्टांस लिया, मॉरल पोजीशन ली, पीस की बात की, और कोई भी कैंप इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया। यहाँ पर इंडिया को काफी ज्यादा डिफेंस लेसन्स भी देखने को मिले, सीखने को मिले कि क्योंकि ये जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, ओके, तो इस टाइम पर इंडिया ने देखा कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा लेना बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, एंड दैट इज व्हाई इंडिया शिफ्टेड टुवर्ड्स इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी। क्योंकि इस इशू का काफी ज्यादा रीजनल इम्पैक्ट भी है, जैसे कि अगर हम देखें तो वेस्ट का फोकस काफी ज्यादा यूरोप पर शिफ्ट हो रहा है, ओके। तो इंडिया को अभी इंडो पैसिफिक में एक ब्रीदिंग स्पेस मिल सकती है। डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट डिफरेंट व्यूज देते हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर हम देखें तो जॉन मीर शाइमर कहते हैं कि जो नेटो का एक्सपेंशन था उसने रशिया को प्रोवोक कर दिया, और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वेस्ट का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक ब्लंडर था। वहीं मॉर्गेंट्यू हमेशा की तरह वो यही बताते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट हमेशा किसी भी स्टेट के लिए मोरालिटी से ऊपर होता है, एंड दैट इज व्हाट वी आर सीइंग इन रशियाज एक्शंस एज वेल। देन अगर हम बात करें तो हेनरी किसिंगर वो हमेशा बताते हैं कि अगर कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी अगर फेल हो जाएगी तो हमें ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि हमें रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिल रहा है। फिर जोसेफ नाई का कहना है कि अभी अगर हम करेंटली देखें तो पावर जो है वो मल्टी डायमेंशनल तरीके से यूज हो रही है, स्मार्ट पावर के साथ साथ क्या कहते हैं वो बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स एक्सेट्रा, इस सब के थ्रू हमें वॉर देखने को मिल रही है, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द स्कॉलरली व्यूज ऑन द टॉपिक ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। नाउ सबसे बड़ा सवाल कि कैसे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को टैकल किया जा सके, कैसे शांति और अमल बनाया जा सके।
तो इसमें देखो, सबसे पहले जैसे हेनरी किसिंगर ने कहा है कि अगर डिप्लोमेसी फेल होगी तो ग्लोबल फ्रेगमेंटेशन होगा, तो आपको डिप्लोमेसी को रिवाइटलाइज करना चाहिए। न्यूट्रल एक्टर्स, इंडिया, टर्की, यूएन, ये लोग एक रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि फेलियर ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिल रहा है कि यूएन इतना ज्यादा रोल नहीं प्ले कर पा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि जो वो इंस्टीट्यूशंस है, बी इट यूएनएससी एक्सेट्रा, उनको रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो वहां पर हमें रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। फिर इसके बाद हमने देखा कि बहुत ज्यादा यहाँ पर ड्रोन वॉरफेयर हो रहा है, 1300 किलोमीटर तक यूक्रेन ने अंदर ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं। तो बेसिकली क्योंकि ड्रोन्स को लेकर कोई ग्लोबल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, तो उसके लिए हम एक ग्लोबल कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आ सकते हैं। और इंडिया को कहीं ना कहीं अपना एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी 2.0 मेंटेन करके रखना होगा, जहां पर वो इश्यूज के साथ अलाइन करे और किसी ब्लॉक के साथ ना अलाइन हो कि वो रशिया के साथ है या यूएस के साथ है। इशू बेस्ड अलाइनमेंट, जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी बार बार रिआइटरेट करते हैं, सो इंडिया नीड्स टू गो फॉर इशू बेस्ड अलाइनमेंट। अल्टीमेटली इस इशू बेस्ड अलाइनमेंट का मतलब यही है कि आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को फ्लेक्सिबल रखिए, इशू बेस्ड रखिए, मल्टी डायरेक्शनल रखिए। और यही कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं कि यही एक स्मार्ट डिप्लोमेसी है। सो ओवरऑल अगर मैं इस टॉपिक पे एक कंक्लूजन निकालूं, एक जिस्ट निकालूं, तो हमें कुछ चीजें सामने आई हैं कि जो यूक्रेन रशिया वॉर है, ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ओके, इट इज हैविंग इम्पैक्ट्स अक्रॉस द ग्लोब। हर तरफ हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स अपना फ्यूचर शेप कर रही है। लिबरल ऑर्डर हमें क्रम्ब होता हुआ दिख रहा है, रियल पॉलिटिक्स वापस आ रहा है, और टेक्नोलॉजी एक न्यू सुपर पावर बन चुकी है। तो इस टाइम पर इंडिया को एक बैलेंसिंग पावर के रोल में रहना होगा, जहां वो पीस प्रमोट करे और अपना इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जियो पॉलिटिक्स में न्यूट्रलिटी जो है वो वीकनेस नहीं होती है, वो आपकी स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ होती है। So that was all an overall analysis on the रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपको ऐसे ही आईआर बेस्ड एनालिसिस और पीएसआईआर ओरिएंटेड वीडियोस पसंद आते हैं, तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक किस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट पे चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे एनालिटिकल।